जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। अगर आप सभी लोग पीएचडी में एडमिशन करने का प्लान कर रहे हैं या आप लोग फॉर्म भर दिए हैं या आप आने वाले समय में पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में आना चाहते हैं, तो 2 काम आज से अभी से आपको करना चाहिए। चाहे आप नेट पास हो, चाहे आप जेआरएफ पास हो, चाहे आप ओनली पीएचडी पास हो, चाहे ओनली आपके पास मास्टर डिग्री है। आपको ये काम अनिवार्य रूप से आज से ही करना चाहिए। आज की इस वीडियो में पूरी तरह से उस बिंदु पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। वीडियो लंबा नहीं है, वीडियो छोटा ही है। आइए वीडियो की रूपरेखा समझ लेते हैं, फिर अन्य बिंदुओं पे बातचीत हम लोग करेंगे। पहला तो पीएचडी में एडमिशन आपको चाहिए ही चाहिए। आप प्लान भी कर रहे हो या फॉर्म भर दिए हो, ठीक? पहला तो जिन लोगों को 2026 में ही पीएचडी चाहिए, इसी साल पीएचडी चाहिए, उनके बारे में बातचीत करेंगे। और जो लोग जेआरएफ पास हैं, उनको कैसे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहिए और क्या प्लान अभी से करना चाहिए। और जो लोग नेट पास हैं, उनको आज से अभी से क्या प्लान करना चाहिए ताकि उनको कोई ना कोई फेलोशिप भी मिल जाए और उनका नेट भी चलता रहे। जो ओनली पीएचडी पास हैं और जिनके पास ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिनके पास मास्टर डिग्री है, और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को हम कैसे सेलेक्ट करें, गेला एकेडमी के माध्यम से सारी की सारी बिंदुओं पर बात होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग पीएचडी में आना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। पहला तो ये जानते रहिए, पीएचडी जो लिखा जाता है शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, ठीक? ये इसका शुद्ध फॉर्म है पीएचडी को। आप लोग आज के बाद ऐसे लिखेंगे और हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक? अन्य बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। जैसे आपने अगर 2026 को प्लान करके रखा है कि नहीं, मुझे 2026 में ही सर पीएचडी में एडमिशन लेना ही है, 2026 में ही, तो अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई को छोड़ दीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना? कितना? 7, 5, 12, टोटल 5 महीने हैं आपके पास। टोटल 5 महीने हैं आपके पास। अब इसमें करना ये होता है कि चाहे आपके पास नेट हो, चाहे जेआरएफ हो, चाहे ओनली पीएचडी हो या मास्टर डिग्री हो, जिस यूनिवर्सिटी में जो डिमांड की जाती है नेट के आधार पे, जेआरएफ के आधार पे ओनली पीएचडी वालों को, या किस यूनिवर्सिटी में ओनली मास्टर डिग्री के आधार पे भी आपको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है। अब आपको ये काम करना है, आपको एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना है। आपको अपने नियर अबाउट में जितने भी यूनिवर्सिटी मिलती है, 2, 3, 4, आपको उन सारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। और कभी भी ये भरम पाल के मत रखना कि मेरा जेआरएफ है तो मैं इसमें अप्लाई करता, जेआरएफ वालों को पहले लेते हैं। नहीं, फॉर्म कई जगह भरना है। ये भी नहीं करना कि सर अरे 2-2 हज़ार फॉर्म का फीस लग रहा है, सर 27-27 रुपये फीस लगती है, 15-1500 रुपया फीस लग रही है, सर 4 जगह का भरेंगे तो लगभग 10,000 हो जाएगा। हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, होने दो। एक बार एडमिशन हो गया ना तो उसके बाद वाली जो लाइफ स्टाइल आपकी रहने वाली है ना, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर मान लीजिए एक में ही भरा, नया एडमिशन हुआ, फिर दूसरे वाले का डेट भी निकल गया, तब क्या करोगे? कम से कम मिनिमम 3 यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरना ही भरना है। अगर एक साथ भर रहे हो तब भी ठीक है, या अभी कोई यूनिवर्सिटी नहीं आया, एक यूनिवर्सिटी में भरा है सर, वहाँ सीट है, अगले में हो सकता है सीट भी ना रहे, तो जहाँ भी भरना है पूरे दम के साथ वहाँ पे जोर लगा देना है, ठीक? दूसरा काम ये करना है कि आपकी जो अपनी तैयारी है, आपकी अपनी तैयारी, इस तैयारी को कभी रोकना नहीं है। आप जिस भी डोमेन में तैयारी कर रहे हो, जिस भी एजुकेशन को टारगेट कर रहे हो, जिस भी गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हो, उस तैयारी को कभी रोकना नहीं है जब तक वो मिल ना जाए। आज से ही प्लान नहीं करना कि सर मैं पीएचडी में एडमिशन ले लूँगा तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, सर मैं ये करने वाला हूँ मुझे उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। नहीं, ये सब चीज़ें बात की हैं। पहले आप जो काम कर रहे हो वो करते रहिए। अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तब इसको भी आप ले लीजिए, उसके साथ ही हो जाएगा। कोई ये घबराए नहीं कि सर फिर पीएचडी में 6 महीने का कोर्स करना होता, तो क्या पूरा दिन बैठ के कोर्स करना होता? नहीं, पूरे दिन भर में सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा आपको प्री पीएचडी कोर्स के लिए बुलाया जाता है और पूरे दिन आपको फ्री रहते हैं, आप पूरा दिन पढ़ सकते हैं। अब तो सारी यूनिवर्सिटियों में सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो गया है, 6 महीना कोर्स कहीं चलता ही नहीं है, 3 महीना कोर्स मुश्किल से चलेगा। वही सारे प्रोफेसर एंगेज हो जाएंगे इसमें एग्जाम ड्यूटी में, प्री पीएचडी कोर्स वर्क। बट तो आप अपनी तैयारी पे ध्यान लगाएंगे, ठीक? और लोकेशन फिक्स नहीं करेंगे। अगर 2026 में ही आपको पीएचडी चाहिए तो लोकेशन फिक्स नहीं करेंगे कि सर यूपी में निकलेगा तभी एडमिशन लेंगे, बिहार में निकलेगा सर बिहार की हूँ, लड़की हूँ, ऐसा कोई प्लान नहीं करना है। अगर आपके पास नेट है तो आपको ज़्यादा भाग दौड़ कराने की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेसर भी जानते हैं आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली पीएचडी है तभी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं। जेआरएफ वालों को कुछ चीज़ें कंपल्सरी होती हैं, जैसे 1-2 क्लास लेना या वहाँ रहना या पीएचडी अच्छे से करना। क्यों? क्योंकि उसी के लिए तो गवर्नमेंट आपको 45 से 50 हज़ार पर मंथ फीस दे रही है। फीस का मतलब स्कॉलरशिप, उसको आप सैलरी के तौर पे लीजिए, है ना? तो उनको थोड़ी-सी दिक्कत रहती है। जब लोकेशन अगर आप फिक्स कर दिए, नहीं मुझे यूपी में ही
पीएचडी का फॉर्म आएगा तो मैं भरूँगा, तब आप 2026 में पीएचडी नहीं कर पाएँगे। अगर आपने लोकेशन बाइंडिंग जो बैरियर बना रखा है, उस बैरियर को आप तोड़ देंगे कि नहीं सर पीएचडी पूरे भारत में कहीं मिल जाए, कोई हेडेक नहीं, जहाँ बताइए सर कि यूनिवर्सिटी ज़्यादा भाग-दौड़ ना कराए, 1-2 बार जाना पड़े, 3 बार जाना पड़े, बस जब थीसिस में लिखूँ तो ले जाके दिखा दूँ या ऑनलाइन ही भेज दूँ तो मेरा चेक हो जाए। ये सब जगह व्यवस्था हो गई, धीरे-धीरे चीज़ें आप देख रहे हो कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में पहला काम यही करना है कि फॉर्म भरना है, लोकेशन फिक्स नहीं करना है, ठीक? अगला चीज़, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है क्या करना? यूनिवर्सिटी कोई भी हो, सेंट्रल हो स्टेट हो, सेंट्रल हो या डीम्ड हो या प्राइवेट हो, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है तो मैं तो हमेशा ये कहूँगा सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी के अलावा स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा आप कहीं फॉर्म मत भरिए। लेकिन बहुत सारी भारत में ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो डीम्ड हैं या प्राइवेट हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिसर्च कराती हैं, जिसके द्वारा मान्यता भी प्राप्त है, तो आपको उसको फॉर्म भर देना चाहिए। लेकिन मेरा अपना जो ओपिनियन है, फर्स्ट आपको इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। सेंट्रल मिल जाएगा आपको आराम से, सेंट्रल नहीं मिलेगा स्टेट भी आराम से मिल जाएगा आपको। है ना? थोड़ा-सा ये रहता है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, आपको कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि आपके पैसे बर्बाद हो गए, ज़िंदगी बर्बाद हो गया, डिग्री किसी काम का नहीं, ऐसा कोई शिकायत नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ सेंट्रल, स्टेट के अलावा कहीं एडमिशन मत लीजिएगा, चाहे थोड़ा-सा 1 साल डिले हो जाए, 6 महीना, 5 महीना डिले हो जाए। लेकिन वैसे इतनी यूनिवर्सिटियाँ भारत में हैं, इतने सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं कि आपका सपना इसी साल पूरा हो जाए, कोई हेडेक वाली बात नहीं। पहला तो जो 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये काम करेंगे, कंपल्सरी और अनिवार्य रूप से। पहला तो फॉर्म ही भरेंगे, अनिवार्य रूप से पहला फॉर्म भरेंगे, बाद में सोचा जाएगा क्या होगा, ठीक? अब जो लोग जेआरएफ हैं, जेआरएफ वालों को 2 ही काम करना होता है। अधिकतर यूनिवर्सिटियाँ क्या करती हैं, इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ रिसर्च प्रपोज़ल माँगती हैं और इनसे कहती हैं बेटा फॉर्म भर देना और रिसर्च प्रपोज़ल लेके आ जाना, आपका इंटरव्यू हम ले लेंगे। इंटरव्यू अगर अच्छा गया तो आपका एडमिशन दे देंगे। अब लेकिन जैसे हमारा गोरखपुर विश्वविद्यालय, यहाँ तो हर किसी को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, लेकिन भारत की अधिकांश यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हो गई जहाँ नेट भी पास हो, जेआरएफ भी पास हो, आप सिर्फ़ फॉर्म भरिए, आपको क्या करना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू में आइए। अब मैं ये दोनों चीज़ें जोड़ दे रहा हूँ, नेट वाला भी और जेआरएफ वाला। जेआरएफ वालों को और नेट वालों को रिसर्च प्रपोज़ल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे काम करना चाहिए। अभी से आप फाइंड आउट करो कि आपका जो सब्जेक्ट है, उसमें ढेर सारे यूनिट होंगे। उस यूनिट में कौन से ऐसे यूनिट हैं जो आपको ज़्यादा पसंद आते हैं, जिसमें आपके सवाल ज़्यादा सही होते हैं, जिसको आपको पढ़ने में मज़ा आता है। उसमें कोई ऐसा टॉपिक ढूँढो कि अरे! ये तो गज़ब का चीज़ है, इसमें तो मैं अगर मिल जाए, मैं अपने हिसाब से ऐसे लिख दूँगी, मैं अपने हिसाब से ऐसे लिख दूँगा कि मज़ा आ जाएगा। सर फॉर्मेट कैसे मिलेगा सर? हमें पता ही नहीं, इंटरेस्ट आप एरिया कैसे निकलना चाहता है? कैसे पता करें किस फॉर्मेट में लिखना है? पहला काम तो ये है कि आप एस्से लिखो। पहला काम क्या है? आप एस्से टाइप में लिखो, सारा मैट्रिक्स जो आपके पास मिल रहा है, जो आप सोचने-समझने की क्षमता जितनी है, पीजी तक, जेआरएफ तक तैयारी करते हो, जितना बुद्धि दिमाग लगा सब कुछ झोंक दो उसमें। सब कुछ लिख डालो शुरू से लेके अंत तक सारी चीज़ें। फिर उसका फॉर्मेट आता है, बहुत सारे यूट्यूब पे सारी चीज़ें बताई गई, पढ़ाई गई हैं। मैंने भी 1-2 वीडियो बनाया है और लोग भी बताए हैं। वो लोग भी अच्छा बताएँ, मैं भी अच्छा बताया हूँ। उसको फॉर्मेशन में जब आप करेंगे ना चैप्टराइज़ेशन, जब चैप्टराइज़ेशन करेंगे तो वो सारी चीज़ों को आप डालोगे कि अच्छा इंट्रोडक्शन में यही होना चाहिए, स्टडी ऑफ एरिया में सिर्फ़ लोकेशन की बातचीत करनी है, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ़ उद्देश्य की बात करनी है, रिसर्च प्रॉब्लम में हम सिर्फ़ रिसर्च के प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करने वाले हैं, रिसर्च क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, हम किन सवालों के आंसर पाएँगे, अपने थीसिस को लिखते हुए। सब कुछ हो जाएगा, बस आपको कोई सही गाइड करने वाला हो ना, सारा काम आप ही करोगे, लेकिन कोई सीनियर पर्सन गाइड करने वाला मिल जाए तो आपको सब चीज़ें आसान हो जाएँगी। आप भी सोचते होंगे, सर कोई मुझे बताए मैं खुद ही कर डालूँगा सब कुछ, मैं मेहनती हूँ, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, आपको अगर गाइड किया जाए ना तो आप खुद ही सारा चीज़ कर जाएँगे। तो ये चीज़ आपको करना है। और इंटरव्यू भी वाली बात, आप जो ये जानते ही हैं कि सारा कांसेप्ट इंटरव्यू वाला ही है। हर किसी को इंटरव्यू से डर लगता है, चाहे छोटा इंटरव्यू हो, चाहे बड़ा इंटरव्यू हो। लेकिन पीएचडी का इंटरव्यू तो बहुत मस्ट है। जैसे रिसर्च प्रपोज़ल जो होता है, चाहे नेट वाले हों, चाहे जेआरएफ वाले हों, अधिकांश सवाल आपके रिसर्च प्रपोज़ल से ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। लगभग 98% मैं कह दूँ तो इसमें गलत नहीं होगा। या कुछ लोग इसे 90 कहेंगे तो 90 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 100 तक चढ़ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट का इंटरव्यू नहीं है। ये क्या है? आपके सब्जेक्ट का इंटरव्यू नहीं है। ये आपके प्रेज़ेंट ऑफ माइंड का इंटरव्यू है, जो आपको ये दिखाता है कि आप रिसर्च में कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं और कैसा जानना चाहते हैं। सब कुछ वही पूछा जाएगा, आपने टॉपिक क्यों चुना, आपका यही टॉपिक क्यों है, इसमें नया क्या करोगे, आप इसको कैसे करने वाले हो, आपको कैसे पता चला कि इस पे पीएचडी करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें उसी से पूछी जाएँगी। मुश्किल से तब तक आपका 5 मिनट खत्म हो जाएगा, चलो बेटा बाहर, ठीक है, जाओ आप, दूसरे को भेजो, इतने में हो जाता है। इंटरव्यू में आपको बस क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे बैठना है, थोड़ा तमीज़ से बैठना है ना? थोड़ा तमीज़ से बैठना है। हम लोग अक्सर जानते हैं, जैसे रिश्तेदार आ जाते हैं, तो बड़े प्यार से बैठते हैं, नमस्ते करते हैं। सेम वही प्रोसेस फ़ॉलो करनी है, कुछ अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
आपको क्या करना है, अपने अंदर का मोटिवेशन को बरकरार बनाए रखना है, नर्वस नहीं होना है। याद रखना, अगर आप नर्वस हो गए, डर गए, तो यकीन मानिए जो आपको आ रहा है, आप वो भी बताना भूल जाओगे, ठीक? और अगला चीज़ क्या करना है, हमेशा आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है, आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है। होता नहीं, मॉल-वॉल में आप लोग जब जाते हो तो जो बढ़िया चीज़ रहती है उस पे आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है, ठीक? और अपना रिसर्च जो प्रपोज़ल रहेगा, रिसर्च प्रपोज़ल, उस रिसर्च प्रपोज़ल को रट्टाफिकेशन की तरह याद नहीं करना है, उसको सिर्फ़ समझ लेना है, सिर्फ़ समझ लेना है, आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, बस। वही सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएँगी, वही सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक? इसके अतिरिक्त अगर आपको समझ में नहीं आ रहा सर रिसर्च प्रपोज़ल में कैसे चैप्टराइज़ेशन करेंगे, कैसे टॉपिक चुनेंगे, कैसे पता चलेगा कि हाँ, क्या करना है, कैसे उद्देश्य लिखेंगे, कैसे मेथोडोलॉजी लिखेंगे, कैसे सिग्निफिकेंस लिखेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, कैसे रिसर्च प्रॉब्लम लिखेंगे, कैसे स्टडी ऑफ बैकग्राउंड लिखेंगे, उन सारी चीज़ों के लिए और ओवरऑल पीएचडी गाइडेंस के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई हेडेक वाली बात नहीं है, आप 9444940359 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। गैला अकेडमी के माध्यम से आपकी पूरी की पूरी हेल्प हो जाएगी। याद रखिए, तैयारी जब अभी से होती है, रिज़ल्ट बाद में बड़े अच्छे आते हैं। अगर तैयारी ऑन द स्पॉट यानी कि फॉर्म अब आया, आप तैयारी करेंगे, तब उसी में डिसबैलेंस सारी चीज़ें होती हैं, आधी चीज़ें पढ़ा, समझा, सब कुछ दिया जाता है। लेकिन आपको जो याद करने की क्षमता होती है ना, वो हड़बड़ी वाला दिमाग हो जाता है। उस दिमाग में क्या होता है, जब शांति नहीं रहती, चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ आ जाता है। लेकिन जैसे इंटरव्यू हॉल में पहुँचेंगे, आधी चीज़ें भूल गई और उसी भूलने की प्रक्रिया में जो चीज़ आ रहा है, उसको भी गलत बता देते हैं। तो याद रखिए, तैयारी अभी से करिए। अगर पीएचडी में एडमिशन लेना ही लेना है, पीएचडी में एडमिशन लेना है, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आज तैयारी करिए, चाहे कल करिए। रिसर्च प्रपोज़ल आपको बनाना ही पड़ेगा। इंटरव्यू की तैयारी आपको करनी ही करनी पड़ेगी, आप बच नहीं सकते। अब ऐसा नहीं कि फॉर्म भरेंगे तभी तक करेंगे, फॉर्म भरेंगे तभी रिसर्च प्रपोज़ल बनाएँगे, तभी रिसर्च प्रपोज़ल बनवाएँगे, ऐसा नहीं। करना है, एक बार रिसर्च प्रपोज़ल बन गया, वो सारी यूनिवर्सिटियों में काम करेगा। बस उस यूनिवर्सिटी में आपको क्या करना है, अपने रिसर्च प्रपोज़ल का पहला चैप्टर का मतलब फर्स्ट पेज जिसमें यूनिवर्सिटी का नाम, लोगो रहेगा, उसे हटा देना है, अगले यूनिवर्सिटी का चिपका देना है। कैसे होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, ठीक? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक हो, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप लोग उसे जॉइन करके ज़रूर रखें। अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहते हैं, तो एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, उसको आप लोग जॉइन कर लीजिएगा। अब रही बात ओनली पीएचडी और जिनके पास मास्टर डिग्री है, उनको 2 काम करना है, यूजीसी नेट पढ़ते रहना है और इसके अलावा ये यूजीसी क्या पढ़ते रहना है, अपना सब्जेक्ट और इसके अतिरिक्त आपको ये पढ़ना है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम से भी समझिए आप लोग, मेथोडोलॉजी। आप इसी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के नाम से भी समझिए कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के जब आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे ना, पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें 50% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 50% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब फ्लो तो इसमें बना रहता है कि सर यूजीसी नेट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, सर निकल नहीं रहा है, लेकिन तैयारी बहुत बढ़िया है, सब्जेक्ट पे कमांड है ना? अब जो रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, वो यूजीसी नेट जेईई का जो पहला पेपर होता है, उसका सेकंड यूनिट है। जो पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा यूनिट जो आप देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड है। इसको आपको पढ़ते रहना है। एक रिसर्च एप्टीट्यूड में मुश्किल से मुझे लगता है 10-20 पेज होंगे, 10 से लेके 20 पेज, 10 से लेके 20 पेज इतने में रिसर्च पे वो रिसर्च एप्टीट्यूड होगा आपका। आप लोग खुद खोल के देख लीजिए। मुझे लगता है इतने के आस-पास होना चाहिए। अगर पेज एडिशनल होंगे तो इसका मतलब उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और यूजीसी नेट जेईई का सब्जेक्ट का जो पेपर है, उसे लगाते रहेंगे, उसकी तैयारी करते रहेंगे। इतने में पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाता है। कोई हेडेक वाली बात नहीं। यूजीसी नेट जेईई से टफ सवाल नहीं आते, उससे सिंपल ही आते हैं। मॉडरेट, ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन नहीं, ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। इस बात को नोट्स करके रखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लेना, पीएचडी एडमिशन आपका काम हो जाएगा, ठीक? और यूनिवर्सिटी सर कौन-सा प्रेफ़रेंस करें, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए? मैं ये कहता हूँ, जिस जेआरएफ वाले बच्चे, याद रखिए, आप लोगों को 3 साल मौका दिया जाता है। 3 साल के अंदर पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे, तब आपको फेलोशिप मिलेगी। जेआरएफ पास होने की फेलोशिप नहीं मिलती है। जेआरएफ पास हो, पीएचडी में एडमिशन हो गया है, तब आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। और 3 साल में अगर आपका पीएचडी एडमिशन नहीं हो पाया, तो आपका जेआरएफ का सर्टिफिकेट खराब हो गया, बेकार हो गया, उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई। आप कुछ नहीं कर सकते। 3 सालों के अंदर आपने तैयारी अपनी छोड़ दी। जिस तैयारी के बदौलत, जिस तैयारी की मजबूती की बदौलत आपने जेआरएफ निकाला होगा, वो आप ही जान रहे होंगे और मैं भी जान रहा हूँगा, क्योंकि मेरा भी 3 बार नेट है, 2 बार जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक के साथ, है ना? तो पहला चीज़ तो ये है, कोशिश ये करनी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए, कहीं मिल जाए पूरे भारत में।
उसके बाद कोई टॉप स्टेट यूनिवर्सिटी मिल जाए, किसी भी राज्य का मिल जाए, इन दोनों में एडमिशन ले लेना चाहिए आराम से, प्यार से, ठीक? तो ओवरऑल ये जो वीडियो मैंने आपको बताया, छोटी-सी जानकारी, छोटा-सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहा। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, पीएचडी में फॉर्म भर दिए हो या फिर आने वाले समय में पीएचडी एडमिशन चाहते हो, तो ये 2 काम जीवन में कभी मत छोड़ना। चाहे भले ही आपका जेआरएफ हो, ना हो, आपको ये करने रहना है, यूजीसी नेट को पढ़ते रहना है। ये सारे एग्ज़ाम को क्रैक करवाएगा और रिसर्च एप्टीट्यूड करते रहना है, क्यों रिसर्च का काम ही करना है, तो इसको तो छोड़ नहीं सकते, इससे बच नहीं सकते। इंटरेस्ट नहीं है तब भी पढ़िए। जैसे कहते हैं ना, भूख नहीं लगी है, अरे भूख नहीं लगी तब भी शरीर को चारा चाहिए ना, शरीर को एक्टिव रहने के लिए, तब भी खाना चाहिए, जीभ के स्वाद के लिए नहीं, शरीर के लिए अच्छा है इसलिए खाना चाहिए। जैसे दवा कड़वी होती है, कौन चाहता है दवा खाए? कोई चाहता है दवा खाए? नहीं चाहता ना, लेकिन जब तक दवा नहीं खाओगे, आप ठीक कैसे होगे? उसी तरह रिसर्च एप्टीट्यूड आपको एग्ज़ाम में क्रैक करवाएगा, पास करवाएगा, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक काम कैसे करेगा? तो वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 2 काम आज से, रिसर्च प्रपोज़ल की तैयारी, इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी करना ही करना है। बाकी कोई हेल्प चाहिए, मैं सीनियर रिसर्च स्कॉलर पीएचडी स्टूडेंट हूँ। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर होगा, आप कहीं से भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।